हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में से जो बीच वाला टॉपिक है ऊर्जा वो हटा दिया गया है, यानी कि आज हम किस को पढ़ेंगे, केवल और केवल कार्य और शक्ति को पढ़ेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा वाला जो पोर्शन है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से कार्य की परिभाषा और फिर कार्य के बारे में जानते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन काम और कार्य में बहुत अंतर होता है। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी सोच रहे हो, आप अपना होमवर्क कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ करते हो, ठीक है, तो उसको आप काम कहते हो। लेकिन उसमें कार्य हुआ कि नहीं ये तय करता है कि आपने उस पर कुछ बल लगाया और क्या कुछ विस्थापन हुआ या नहीं। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो कार्य है हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो काम है उसको नहीं पढ़ना, जो काम करने पर जो कार्य हुआ उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि कार्य की फिर परिभाषा क्या होगी। तो देखिएगा, सिंपल सी परिभाषा है कि बल का उपयोग करके, किसका उपयोग करना है, बल लगाना है। ठीक है, बल लगा के किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना, कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसे चला देना। जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स पड़ा हुआ था, ठीक है, एक बॉक्स पड़ा हुआ था, आपने क्या किया कि इस बॉक्स पर एफ बल लगा दिया। कितना बल लगा दिया, एफ बल लगा दिया इधर की साइड में। ठीक है, और क्या कर दिया, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया, इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ, यानी कि एस दूरी तय कर दी। ठीक है, एस दूरी आपने तय की, एस आप विस्थापन भी कह सकते हो। ठीक है, विस्थापन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है सीधी दूरी। ठीक है, कि कहाँ से चले और कहाँ पर रुके, इसके बीच की जो सीधी दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है। आपको पता है, आप अच्छे से 9th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना। तो अब देखिएगा सिंपल सी चीज़ कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में थी, यानी कि रुकी हुई थी, उस पर बल लगा करके हमने क्या कर दिया, उसको गतिमान कर दिया, यानी उसमें परिवर्तन कर दिया। या फिर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और हमने उसके वेग में परिवर्तन कर दिया। जैसे कि कोई भी वस्तु गतिशील है, मान लीजिए, ठीक है, कि देखिएगा कि कोई बॉल आ रही थी, आपने उसको कैच किया, तो बॉल आ रही थी, आपने उसको कैच कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने जो गतिमान थी उसको रोक दिया। आप एक और काम भी कर सकते थे। क्या काम कर सकते थे कि मान लीजिए फुटबॉल आ रही है और आपने क्या कर दिया, किक लगा दी। ठीक है, तो फुटबॉल आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी, आपने किक मारी तो पूरी स्पीड से गई। तो देखिए, पहले उसका वेग कुछ और था, पहले उसकी जो यानी कि धीमे धीमे आ रही थी, और बाद में उसका वेग ज़्यादा कर दिया आपने किक लगा करके, कुछ बल लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कार्य का मतलब क्या है कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगा के, अगर वो विरामावस्था में है तो आप उसे चला देते हो, अगर वो चल रही है तो या तो आप उसे रोक देते हो या फिर उसे तेज या धीमा कर देते हो। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रक्रम है, उसी को क्या बोला जाता है, कार्य कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो कार्य है, कार्य का फॉर्मूला देखिएगा, बल देखिएगा, दो चीजें हैं। ठीक है, कि कितना बल लगाया और कितना विस्थापन हुआ, दो चीजें। ठीक है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, क्या होगा, बल की दिशा में विस्थापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल तो होना ही चाहिए, इसी के साथ साथ क्या होना चाहिए, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर हो गई क्या, कि जिस तरफ हमने बल लगाया है उसी तरफ विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, अगर और किसी तरफ हुआ तो क्या करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। खैर, ठीक है, सो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब देखिएगा, सिंपल सी बात है कि कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, सो जब भी हम यहाँ पर शो करते हैं तो उसका जो पहले वाला अक्षर होता है उससे शो करते हैं, तो कार्य को वर्क कहते हैं, तो इसको W से शो करते हैं, कैपिटल W से। ठीक है, बल को क्या कहते हैं, फोर्स, तो इसको F से शो करते हैं। और बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, F.S। ठीक है, क्या लिख देंगे, F.S। ठीक है, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, डॉट की जगह आप सीधा FS लिख दो, सीधा FS लिख दो। जैसे आप लिखते हो ना 2x,
ठीक है। तो 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुना x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बीच में डॉट लगाते हो या गुणा लगाते हो तो उसका जो है निशान कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए क्योंकि आगे जब आप चलेंगे तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी कि डॉट कहाँ लगाएं, गुणा कहाँ लगाएं, ठीक है। सो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ना तो आपको डॉट लगाना है, ना आपको यहाँ पे गुणा लगाना है, ठीक है। सो W इज इक्वल्स टू Fs, ठीक है, जहाँ पे F क्या है, बल, और S क्या है, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल है। अब आप कहते हैं कि जरूरी थोड़ी ना है कि बल इधर ही लगे, हो सकता है कि बल और किसी डायरेक्शन में लगे, हो सकता है कि बल और किसी डायरेक्शन में लगे और विस्थापन इधर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कि किसी वस्तु, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसको आपने नीचे से उठाया और आप उसको इस तरह से फेंक रहे हैं, ठीक है। आपने किसी वस्तु को उठाया है और आप उसको इस तरह से फेंक रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इस तरह से आपका जो है हाथ है और हाथ में क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है। अब आपने क्या है, हाथ से वस्तु को उठाया भी है और आगे भी लेके जा रहे हो। तो उठाया यानी ऊपर भी बल लग रहा है और आगे भी बल लग रहा है, तो यानी कि आपको बल कैसे लगाना पड़ेगा, यूँ टेढ़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने उठाया भी है और आपको आगे भी लेकर जाना है। तो आप क्या करते हो, बल जो है टेढ़ा लगता है, लेकिन आपने उठाया हुआ है और आप उसको आगे लेके जा रहे हो, यानी कि लेकर तो इधर ही जा रहे हो, लेकर तो इधर ही जा रहे हो, यानी कि विस्थापन किधर हो रहा है, इधर, यानी कि S तो इधर हो रहा है, लेकिन F बल जो है आप इधर लगा रहे हो, ऊपर की साइड, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से इसका डायग्राम बनाऊँ तो आप ये सोच सकते हो कि मान लीजिए कोई ऐसी सरफेस है, ये बॉक्स बड़ा भारी है, उठा रखा है, इस पर बल तो हम लगा रहे हैं इस दिशा में, और जो S है यानी कि जो विस्थापन हो रहा है वो हो रहा है इस दिशा में। तो अब हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो ये आता है कि यदि बल की दिशा, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कि यदि बल की दिशा, यदि बल की दिशा, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा में ना हो, वस्तु के विस्थापन, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बात आएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, कि विस्थापन की दिशा से अलग हो। अगर अलग डायरेक्शन हो गई तब क्या करना है, तो आपको क्या करना है, विस्थापन की दिशा में क्या ले लेना है, बल का घटक ले लेना है। ध्यान से सुनिएगा, तो हम क्या करेंगे, विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। अब आप कहेंगे ये बात सचमुच में कुछ समझ नहीं आई, टेंशन मत लीजिए, समझी कहाँ है हमने, द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात कि हमने क्या कर लिया कि फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है और एस हमारे इस डायरेक्शन में है। मान लेते हैं कि एफ और एस के बीच में कितना कोण है, थीटा कोण है। मान लेते हैं कि एफ और एस में कितना कोण है, थीटा कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट समझेंगे, तो देखिएगा कि ये घटक क्या चीज़ होती है और कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखिएगा घटक क्या चीज़ होती है और यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। कि देखिएगा कि आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ देखते हैं तो ये वाली जो अक्ष होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये वाली जो अक्ष है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में हमारे एफ का घटक इस तरीके से है, ठीक है। चाहे वो किसी का भी घटक हो, ठीक है, कोई भी राशि हो सकती है, किसी का भी घटक इस डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। और वो एक्स दिशा के साथ क्या बना रही है, थीटा कोण बना रही है, ठीक है। अब हमें बताना है कि फोर्स तो ठीक है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, हमें पता चल गया, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो बल है, ये जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस बल के कारण हमें ये बता दो कि इधर कितना बल लगेगा और इधर कितना बल लगेगा। सिंपल सी बात है कि आप किसी चीज़ को यूँ टेढ़ा धक्का दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उस पर कुछ बल इधर चल रहा है और कुछ बल इधर चल रहा है, यानी वस्तु इधर भी चल रही है और ऊपर भी जा रही है। देखिएगा कि कोई वस्तु यहाँ से चल के मान लीजिए
फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, फोर्स की बात। जब आप इधर फोर्स लगा रहे हो इसका मतलब आप थोड़ा सा इधर भी धक्का दे रहे हो और ऊपर भी धक्का दे रहे हो, तभी तो वो टेढ़ी चल रही है। कि आप इधर भी चलाना चाहते हो, ऊपर भी चलाना चाहते हो, इसलिए आप इधर फोर्स ले रहे हो, ठीक है। तो फोर्स जो है अगर ये टेढ़ा है तो इसके दो घटक निकलेंगे, एक ये घटक और ये घटक, समझ आया, ठीक है। तो जब फोर्स ये है, इसका एक्स और वाई दिशा में घटक ज्ञात करना है, तो इसका एक रूल होता है कि जिस तरफ थीटा है उस तरफ इसका घटक आएगा एफ कोस थीटा। क्या आएगा? एफ कोस थीटा। और जिस तरफ थीटा नहीं है उसके विपरीत दिशा में क्या आएगा? एफ साइन थीटा। तो अगर आप इसका ऊपर की दिशा में घटक देखते हैं तो वो क्या आता है? एफ साइन थीटा। अगर आप एक्स दिशा में देख रहे हो तो वह क्या आ जाएगा? एफ कोस थीटा। ये कैसे पता चलेगा कि किसको कोस लें किसको साइन लें? तो सिंपल सी चीज़, जिस तरफ थीटा मौजूद है उस तरफ तो कोस आएगा, और जिस तरफ थीटा, यहाँ पे देखिए थीटा मौजूद नहीं है, यहाँ पर थीटा मौजूद नहीं है तो एफ साइन थीटा आएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर साइन थीटा का तो कोई मतलब लेना ही नहीं है, हमें तो लेना है इस थीटा वाली साइड में, ठीक है। इस बॉक्स को थोड़ा सा विस्थापन के साथ ये मिक्स हो रहा है तो अपने थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, बॉक्स को चलिए ऊपर ही बना लेते हैं। अब देखिएगा कि ये था इस तरह से बॉक्स, ठीक है, बॉक्स। अब मान लीजिए बॉक्स यहाँ पे आ गया, और हमने जो है दूरी कितनी तय कर ली? एस दूरी तय कर ली, ठीक है। अब देखिएगा बल किधर लग रहा था? बल लग रहा था एफ इधर, लेकिन हमें बल किस डायरेक्शन में ज्ञात करना है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर ही तो विस्थापन हुआ है, इधर विस्थापन हुआ है और इसके बीच में क्या है? थीटा एंगल है। तो जब भी किसी चीज़ के बीच में थीटा एंगल है, ये एफ है, तो इधर वाला क्या होता है? एफ कोस थीटा। तो इसका अगर हम देखें विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या आ जाएगा? एफ कोस थीटा आएगा। ये एक नई चीज़ है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। याद क्या रखना है कि अगर कोई बल और किसी डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको विस्थापन की दिशा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उसके आगे कोस थीटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब थीटा क्या है? तो थीटा है कि एक्चुअल में जो बल लग रहा है और एक्चुअल में जो विस्थापन हो रहा है उसके बीच में कितना कोण है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि बल किधर लग रहा है और विस्थापन किधर हो रहा है, इनके बीच में बनने वाला जो कोण है वो है थीटा। अब आपने देख लिया कि विस्थापन की दिशा में बल कितना लग रहा है? विस्थापन की दिशा में बल लग रहा है एफ कोस थीटा, ठीक है। तो अब क्या टेंशन वाली बात है? अब तो कार्य निकालना बिल्कुल सिंपल। डब्ल्यू क्या होता है? एफ इंटू एस। अब देखो इस डायरेक्शन में बल कितना लग रहा है? बल लग रहा है एफ कोस थीटा। बल कितना लग रहा है? एफ कोस थीटा, ठीक है। और विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हो जाएगा एस। तो आप ये कह सकते हो कि कितना हो गया? एफ एस कोस थीटा, ठीक है। सो ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा होता है जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे लिख लीजिए, जहाँ थीटा बराबर क्या है? इस चीज़ को मिटा देनी चाहिए, ये चीज़ आपने जो है आपको पता चल गई, ठीक है। जहाँ पे थीटा जो है, थीटा बल तथा विस्थापन की दिशा के मध्य कोण है, ठीक है। विस्थापन इधर हो रहा था, बल इधर हो रहा था, इनके बीच का कोण थीटा, ठीक है, थीटा है। और आपको पता चल गया कि इसका जब बल का घटक इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? एफ कोस थीटा। तो आपने क्या कर लिया? इधर ही फोर्स ले लिया और इधर ही क्या ले लिया? विस्थापन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, वर्क क्या होता है? कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। अब बल इस दिशा में ही देखना है, इस दिशा में एफ कोस थीटा, और विस्थापन कितना हो गया? एस कोस थीटा, ठीक है। तो क्या बन गया? टोटल एफ एस कोस थीटा बन गया। समझ आया, ठीक है, कि W क्या बन गया? हमारा वर्क डन क्या हो गया? एफ एस कोस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? थीटा है बल तथा विस्थापन की दिशा के मध्य कोण, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये थीटा की वैल्यू अलग अलग हो, तो हमारा जो कार्य है इसका मान क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए थीटा, अगर देखिएगा पहली कंडीशन लेते हैं कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब क्या होगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब क्या होगा। और तीसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। अब पहले इनके डायग्राम देखते हैं, फिर इनकी वैल्यूज़ भी देखेंगे, ठीक है। डायग्राम देखिएगा कि मान लीजिए ये कोई अलग कलर से बनाते हैं, चलिए ब्लू कलर से बनाते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, इस पर इधर ही तो क्या लग रहा है? बल लग रहा है,
और इधर ही क्या लग रहा है, एस लग रहा है, इधर ही बल लग रहा है, इधर ही एस लग रहा है। इसका मतलब इनके बीच में कोई कोण बनेगा, नहीं बनेगा। कोण कितना, 0। जब इधर ही बल लग रहा है, इधर ही विस्थापन हो रहा है, तो कुछ भी कोण बनेगा, नहीं बनेगा। तो कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर विस्थापन तो हो रहा है इधर और बल लग रहा है ऊपर की दिशा में, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। समझ आया। और तीसरी कंडीशन ले लीजिए कि मान लीजिए ये बॉक्स है, इस पर विस्थापन तो है इस दिशा में और बल लग रहा है एफ इस दिशा में, तो इनके बीच में कितना टोटल बल लगेगा, 180 डिग्री का लगेगा या नहीं, सॉरी कोण जो है कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इसको और अच्छे से बनाने के लिए आप एक काम कर लीजिए कि मान लीजिए यह है एक बॉक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर दिखाते हैं कि मान लीजिए बल तो है इधर एफ और विस्थापन है इधर, तो इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बना के नहीं, विपरीत दिशा में हुए कि नहीं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। कि थीटा 3 कंडीशंस बन सकती है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। मुख्यतः यही पूछी जाती है। हो सकता है और भी कोई जो है कोण हो सकता है, लेकिन मुख्य जो है, क्योंकि ऐसे सारी तो नोट नहीं कर सकते हम, है ना, मुख्य रूप से ये 3 रहती है, ठीक है। अब देखो थीटा 0 हुआ तो बताइए कोस थीटा कितना होगा। अब देखिएगा जब थीटा 0 है तो कोस 0 कितना होगा, कोस थीटा बराबर कोस 0। और कोस 0 की वैल्यू बताइए कितनी होती है। तो आपको पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 रखा जाएगा, यहाँ पे 1, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ पे 1 रख दो तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एफ एस के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री है तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री। और आपको पता है कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब थीटा 90 डिग्री है तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू एस इंटू 0, एफ और इसके साथ s इंटू 0, तो कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। यानी कि अगर बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कंडीशन आपको समझ आ गई। अब चलते हैं थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो देखिएगा कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है आपको, -1 होती है, क्योंकि हम तो 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिए कि 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब यहाँ पे -1 उठा के यहाँ रख दो तो W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा FS गुणा -1, यानी कि क्या हो जाएगा, -FS हो जाएगा W। ये चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि W अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, देखिए बल और विस्थापन इधर ही है तो थीटा कितना, 0। थीटा 0 है तो यहाँ पे कोस 0 लिख दोगे। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे F गुणा S सीधा बच जाएगा, FS गुणा 1 सीधा बच गया। उसके बाद देखिएगा दूसरी कंडीशन कि जब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है तो F बल ऊपर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, किधर भी हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस 90 हो जाएगा। थीटा की जगह 90 रख देना। और कोस 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है। अब 0 है तो इसकी वैल्यू यहाँ 0 रख दो, F इंटू एस इंटू 0 कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क डन 0 रहता है। और ये एक एग्जाम्पल भी आपको बताया जाता है कि मान लीजिए कुली के सर पर एक, मान लीजिए कि कोई भी सामान रखा हुआ है, ठीक है, बैग रखा हुआ है, बहुत भारी बैग रखा हुआ है, और कुली क्या कर रहा है, कुली उस बैग को लेकर के इधर उधर घूम रहा है। तो देखिएगा विस्थापन किधर हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो वहां पर विस्थापन हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा विस्थापन, क्योंकि विस्थापन के लिए क्या किया जा रहा है, कुली अपने सर से बैग थोड़ी ना हिला रहे, बैग तो कुली के सापेक्ष पड़ा ही है, ठीक है। या तो ऐसे समझ लीजिए, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कुली अपने सर पर बैग रखे हुए है, ठीक है। अब कुली मान लीजिए सर पर बैग रखे हुए चल रहा है, ठीक है। तो विस्थापन किधर हो रहा है, सामने हो रहा है, लेकिन कुली ने बैग उठाया किस तरफ हुआ है, ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ बल लगा रहा है बैग के ऊपर, ठीक है। बैग के ऊपर बल ऊपर की तरफ लगाया, उठाया हुआ ऊपर है, यानी कि ऊपर की तरफ धकेलेगा तभी तो उठाया जाएगा, नीचे की तरफ धकेलेगा तो थोड़ी ना उठाया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ उठाया हुआ है और चल इधर साइड में रहा है। इसका मतलब उस समय पर हो सकता है कि ऊर्जा उसकी नष्ट हो, ठीक है, उसकी ऊर्जा नष्ट होगी, लेकिन फिर भी उसका जो वर्क डन है वो 0 होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और यही है वैज्ञानिकों का जो है कार्य का कंसेप्ट, ठीक है। तो जल्दी से इसको जो है थोड़ा सा नोट कर लीजिए।
क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के जैसे आपको ये बनानी चाहिए। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं कार्य के बारे में और कुछ नई चीज़ें समझते हैं। तो देखिएगा कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और आप कहेंगे कि अदिश राशि की पहचान कैसे की जाए, तो देखिएगा सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, W का लास्ट फॉर्मूला क्या आया था, FS cos थीटा, यही तो फॉर्मूला था। और जब आप 11th में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब FS cos थीटा आ जाता है, अब जब मान लीजिए किसी राशि का कोई भी राशि है, ठीक है, कोई भी दो राशियां हैं, उनका गुना हो रहा है और आगे उनके बीच में जो थीटा है उसके साथ cos थीटा आ जाता है, तो उनको उन राशियों को ऐसे लिखा जाता है F.S। क्या लिखा जाता है, F.S। डॉट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों ही राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। बल की कोई दिशा थी और विस्थापन की भी कोई दिशा थी, आपने देखा, तभी तो हम दिशाओं की बात कर रहे थे। इसका मतलब F जो है वो एक सदिश राशि है, ठीक है। सदिश यानी कि उसकी दिशा भी होती है, ठीक है। और S की भी जो है दिशा होती है, यानी कि ये भी एक सदिश राशि है। तो जब दो सदिश राशियों के बीच में डॉट आता है, ठीक है, यानी कि जब दो सदिश राशियों का गुणा होके आगे cos थीटा आता है, तो जब उन्हीं दोनों के गुणा होने से यानी कि इस प्रोडक्ट से जो नई राशि बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, वो एक अदिश राशि होगी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आती है या नहीं आती, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको 11वीं कक्षा में बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं समझा दूँ तो भी कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा अदिश और सदिश, वहाँ पर ज़्यादा समझ आएगा, यहाँ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि जी FS cos थीटा है, ठीक है। तो FS cos थीटा है तो उसको F.S लिखा जाता है, और जब भी डॉट आ गया तो तीसरी राशि जो बनेगी वो क्या होगी, अदिश राशि। तो आप कह देंगे कि कार्य एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होने के बावजूद आपने अभी अभी देखा कि कार्य कभी तो सीधा FS आता है, कभी -FS आता है, यानी कि कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कब होता है, जब बल विस्थापन की दिशा में होता है। आपने देखा था ना, अभी 3 डायग्राम्स बनाए थे, इधर धनात्मक था, बीच में 0 था और इधर ऋणात्मक था। तो आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया कि जब बल विस्थापन की दिशा में होगा तो कार्य धनात्मक होगा, और जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, हर एक चीज़ का मात्रक होता है। आप दूरी मापते हो मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में तो मापते हो, तो वैसे कार्य को किस में मापा जाता है, तो देखिएगा कार्य को वैसे किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। कार्य का एक मात्रक तो हो गया जूल, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि इसके फॉर्मूले से कौन सा इसका मात्रक बनता है, तो वो थोड़ा सा देखिएगा, जूल और वो मात्रक एक ही बात होगी, ठीक है। देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W = वैसे देखिएगा F और S तो गुणा में होते हैं, F और S तो गुणा में होता है अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो, ठीक है। तो F और S गुणा में होते हैं। F जो है वो किस में मापा जाता है, बल मापा जाता है, किसके अंदर, न्यूटन के अंदर, बहुत अच्छे से जानते हैं हम। और S क्या है, S है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, एक दूरी तो होती है ना, वैसे तो एक दूरी होती है, यानी विस्थापन जो होता है उसका मात्रक किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो कार्य का अगर मात्रक देखें तो कार्य को क्या बोला जाता है, न्यूटन इंटू मीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर बल का एक और मात्रक होता है, कौन सा, डाइन। बल का एक और मात्रक होता है डाइन, ठीक है। तो बल को अगर डाइन में माप लिया गया तो इसका मात्रक क्या होगा, और लंबाई है कोई तो उसको मीटर में भी मापा जा सकता है और सेंटीमीटर में भी मापा जा सकता है। तो अगर हम न्यूटन और मीटर लें तब तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि न्यूटन के गुणा में है ना मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। और अगर हम बल का मात्रक डाइन में ले लें और S जो है उसको सेंटीमीटर में ले ले, यानी कि कोई लंबाई है उसको, विस्थापन को हम सेंटीमीटर में ले ले, तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो तब इसका मात्रक हो जाएगा डाइन गुणा सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम जो है बल का मात्रक और विस्थापन का मात्रक क्या ले रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है कि जब बल का मात्रक न्यूटन में व विस्थापन का मात्रक मीटर में हो तब तो फॉर्मूला हो जाएगा ये, या फिर मात्रक हो जाएगा ये कार्य का, ठीक है। और जब
बल का मात्रक आपने डाइन में ले लिया, कि आपकी मर्जी है ना, चाहे आप न्यूटन लो चाहे डाइन लो, चाहे आप मीटर में लंबाई मापो चाहे सेंटीमीटर में मापो, कौन रोक रहा है, ठीक है। तो जब बल का मात्रक आपका डाइन में होगा, डाइन में, वह विस्थापन का मात्रक, वह विस्थापन का मात्रक आपका सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तो कार्य का मात्रक ये होगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। और ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है, कि न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि देखिएगा, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूल, ठीक है। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अर्ग। क्या बोला जाता है? अर्ग। यानी कि अगर आप बल को डाइन में मापते हो और विस्थापन को सेंटीमीटर में मापते हो, तो कार्य का मात्रक एक तो क्या हो जाएगा? डाइन गुणा सेंटीमीटर कह दो, या फिर आप इसको अर्ग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अर्ग भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपल कहने की कार्य का मात्रक जूल मात्रक होता है, ठीक है। ये मुख्य मात्रक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एसआई मात्रक। क्या बोला जाता है? एसआई मात्रक, ठीक है। और ये जो दूसरा मात्रक है वो क्या होता है? अर्ग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल बड़ा होता है, अर्ग छोटा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक जूल में कितने अर्ग हैं। तो क्या बताओगे? सिंपल सा बता दोगे कि जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। क्या समझ में आया? 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। तो ये जो स्लाइड है, ये जो चीज़ है, ये आपको थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको? यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए, कि 1 जूल क्या होता है? 1 जूल को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा 1 जूल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। उसके बाद जो है हमारी आज की क्लास हम कंप्लीट करने वाले हैं। शक्ति जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 जूल को परिभाषित करो, 1 जूल क्या होता है, तो आप कह दोगे कि जूल का मतलब क्या होता है? कार्य। और W की वैल्यू 1 कब होगी? W की वैल्यू 1 कब होगी? क्योंकि W क्या होता है? FS होता है। मान लीजिए F भी इधर ही है और S भी इधर ही है, तो W क्या हो जाएगा? FS होगा ना। तो W 1 है, तो इसका मतलब अगर F 1 है और S 1 है, तो 1 गुणा 1, तभी तो W 1 आएगा। समझ में आ गया? तो आप 1 जूल को कैसे परिभाषित कर सकते हो? 1 जूल को परिभाषित कर सकते हो कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे 1 मीटर विस्थापित किया जाता है। 1 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो कार्य 1 जूल कहलाता है। तो किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 जूल कहलाता है, ठीक है। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जूल क्या है, तो आप कह देंगे कि जब, देखिएगा सिंपल सी बात है, कि जब F बराबर हो 1, S बराबर हो 1, F क्या होगा? 1 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे जब F बराबर 1 न्यूटन, S बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा? W हो जाएगा F गुणा S, कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1, यानी कि 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी हमारी लास्ट की 1 जूल किसे कहते हैं। तो होपफुली आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जो शक्ति है, शक्ति वाला जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसी के साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।